हाँ मनोरंजन। हाँ बोले सर। हाँ। समझ गया। हाँ। बराबर, वो एक सपोर्ट सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करके वो वाले फाइल को खोल के आप वो कर सकते हो, इंस्टॉल करा सकते हो। लेकिन अभी वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यूएसबी का ऑप्शन हमें मिल गया है। लेकिन सॉफ्टवेयर डिजाइन में उनके पहले से था, तो मैंने सोचा कि वो भी बता ठीक है ओके। दें। जहाँ पे एक्चुअली यूएसबी का ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पे प्रोसेप का वो ज़रूरत पड़ता था। अभी यूएसबी के लिए ऑप्शन खुल चुका है, तो ओके। अनिल भाई। यस। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके। विकास डांगी wants a request. How to send request? ही इज नाउ ऑलरेडी ज्वाइन। ओके, फाइन। सो स्टार्ट करेंगे।
सचिन करो स्टार्ट करो। ओके ठीक है। तो कल हमारा सीनेस तक हो चुका था। ठीक है, आज हमारे पास फूजी का HMI हमने कुछ हमारे कुछ मशीन्स में मिलेंगे अभी भी। इसके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ है, और उसमें हम देखेंगे कि अच्छा, रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हेलो, हाँ भाई, रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है ना? नॉर्मली सुमित नारकर करके आज सुमित नारकर क्यों नहीं दिख रहा है? नाउ सुमित, सुमित सुमित ज्वाइन नहीं हुआ आप? इंटरनेट प्रॉपर नहीं है तो आज आप नहीं कर पाओगे, बराबर ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके, यस यस। Sumit is having some internet problems, so he has requested either Jay or Jayesh to do the recording. Right? Jayesh or Jay, who is doing recording today? Or anybody else is doing? Okay, very good. Then it's fine. No need to do everyone. Jayesh is also not joined today. ओके, कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? Kumar from Delhi. ठीक है, फिर भेज दीजिएगा लिंक। ओके सो Start now. तो आज हमारे लिए फूजी HMI के लिए है। इसमें कवर करेंगे USB से HMI बैकअप कैसे बनाना है, USB बैकअप, और सॉफ्टवेयर से भी बनता है। तो दोनों का एक वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन हम डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, और सॉफ्टवेयर डेमो, और हाउ टू रिस्टोर USB बैकअप। ओके, सो पहले हम आते हैं। विजिबल है? कृष्णा खुला? एक डॉक्यूमेंट खोला हूं मैं। यस सर। ओके ओके ठीक है। तो इसमें पहले तो आपको लैपटॉप में एक USB आपको डालना रहेगा। ठीक है, USB कौन से लोकेशन पे है, आपके ड्राइव में कौन से लोकेशन पे है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना रहेगा। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर होगा, VSFT करके सॉफ्टवेयर आता है मोनिटच का, वो आप ओपन करेंगे और कोई भी एक प्रोजेक्ट खोल लीजिए। ठीक है, मैं एक टेम्पररी एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खोलता हूँ जो रेडीमेड प्रोग्राम है हमारे पास।
और साथ में मेरा जो पेन ड्राइव है अभी एच ड्राइव में लगा है, वो मैंने लोकेट कर लिया है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे फाइल आएगा, फाइल आएगा। फाइल के अंदर फाइल में क्लिक करेंगे तो नीचे आपको स्टोरेज मैनेजर आएगा, दिख रहा है? स्टोरेज मैनेजर आ रहा है। स्टोरेज मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इस तरीके से आपको आपके ड्राइव के सॉरी आपके लैपटॉप में जो भी ड्राइव्स हैं वो सारे दिखने लगेंगे। तो जैसा कि मेरा यूएसबी मैंने एच ड्राइव में लगाया हुआ है, इसीलिए एच ड्राइव को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, देन ओके करेंगे तो इस तरीके से आपको वो आपको नज़र आने लगेगा। आपका जो इस ड्राइव के अंदर यूएसबी के अंदर जो भी फाइल्स इस वक्त पड़े हैं, चाहे जो भी है, वो आपको अल्टीमेटली वो आपको यूएसबी दिखने लगेगा इस तरीके से। तो अभी आपको इससे अगर कॉपी करना है, मतलब यूएसबी बैकअप बनाना है, तो अगेन फिर फाइल में जाएंगे आप। फाइल में जाने के बाद में इस टाइम पे आपको इस तरीके से विंडो पॉपअप होगा, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ मिडिल में यहाँ राइट टू स्टोरेज दिख रहा है। राइट टू स्टोरेज में क्लिक करेंगे आप तो इस तरीके से ये एक विंडो आपको खुल रहा है। अभी यहाँ पे दो तरीका है। अगर आपको इसी पर्टिकुलर बैकअप जो आपने बैकअप खोला हुआ है उसी बैकअप का अगर यूएसबी बैकअप बनाना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आगे जाके आपको ओके कर देना है। ठीक है, आगे आप जैसे ओके करेंगे आपको एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इंश्योर होने के लिए कि आपका प्रोग्राम जैसे आप यूएसबी इंस्टॉल करेंगे विदाउट एनीथिंग डूइंग कि कोई सेटिंग चेंज किए बगैर आपका प्रोग्राम रन हो जाए। हाउएवर वो टिक है, लेकिन क्योंकि वो विजिबल नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पे ये क्लिक करके, ये वाले को क्लिक करने के लिए आपको ये भी क्लिक करना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों क्लिक करके ये सारा चीज़, ये तीनों चीज़ आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपको वो प्रोग्राम यूएसबी बैकअप बन जाएगा विथ सेटिंग ऑफ रन आफ्टर सिस्टम प्रोग्राम ट्रांसफ़र। मतलब उसके बाद आपको रन करने का सेटिंग वगैरह करना नहीं पड़ेगा। आप जैसे यूएसबी प्रोग्राम आप इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिक वो रन हो जाएगा। तो जैसे मैं ओके दबाऊंगा मुझे एक फाइल क्रिएट होगा। आपने देखा यहाँ पे एक फाइल ऐड हो गया .000। ठीक है, .0000 ये एक फाइल क्रिएट हो गया। ये हमारा यूएसबी फाइल बन गया। अभी अगर उस पर अगर देखना है कि वाकई में बना है कि नहीं बना है, जो भी है उसके फाइल को भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर जा कर के आप ये जो वो डैट फाइल ओपन करेंगे तो ये एक डीएसपी करके आएगा। डीएसपी के अंदर जाके आप डीएसपी के अंदर भी चले जाइए। डीएसपी के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे DSP 0000.bin फाइल बिन करके आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके जब प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स नज़र आने लगेंगे। आपके जो भी मॉडल नंबर था वो दिख रहा है। यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सीमेंस का S7। ओके, तो
जो आपका ड्राइव सॉरी जो पीएलसी एडेड था, जो भी कम्युनिकेशन में था उसमें, वो सब आपको दिखने लगेंगे। ओके, तो ये आपको कंफर्म करने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपको यूएसबी बैकअप क्रिएट हो गया, और उसको अगर फिजिकली भी आप चेक करना चाहेंगे तो इस तरीके से ये रहा, आपको डेट 0000 फाइल बन गया है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस मैंने ये मेरे एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें भी मैंने सिमिलरली बनाया हुआ है। आपको कभी किसी तरीके की वो रहेगी तो आप उसके थ्रू भी देख के समझ सकते हो। अभी हम और लोग एक चीज होता है, और सर, एक चीज हाँ, अगर हम लोग ये सॉफ्टवेयर बैकअप ओपन करके फिर कर रहे हैं ना, अगर ये इसमें पेन ड्राइव डालना जरूरी है? जरूरी है। पेन ड्राइव नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई भी ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे आप उस फाइल को मूव कर रहे हो। ओके, बाद में वो फाइल ओके को आप उठा सकते हो। आई मीन ओके जो आपका DEF कुछ भी है वहां पे भी आप रख सकते हो, लेकिन ओके, तो वहां से भी आपको अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें आप फाइल का नाम नहीं लिख सकते, जो वो फाइल बनेगा वो उसके नाम पे ही बनेगा इसके लिए। ओके सर। ठीक है, तो आप वहां से उठा सकते हो इस तरह से। अभी एक बार फिर से मैं एक बार और एक चीज दिखाता हूँ। इसमें दो तरीका, जैसा मैंने बताया था कि अगर जो प्रोजेक्ट आपने खोला हुआ है उसी का बैकअप आपको उठाना है, तो जो अभी मैंने दिखाया वो प्रोसेस था। और सॉफ्टवेयर खोल के सॉफ्टवेयर खोल के कोई भी प्रोजेक्ट का अगर आपको बनाना है तो उसका एक अलग तरीका है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं, जस्ट आप सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, सेम प्रोसेस है, लेकिन एक जगह पे केवल वो करना है। मैं सेम प्रोजेक्ट को खोलता हूँ, कोई भी एक प्रोजेक्ट तो खोलना ही पड़ेगा खोलने के लिए, लेकिन अगर इन केस कि आपको ये प्रोजेक्ट का नहीं बनाना है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट का बनाना है, तो भी आप मतलब यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। आप सिमिलर तरीका है, फाइल में जाएंगे, स्टोरेज मैनेजर में जाएंगे, आपका फाइल डिसाइड करेंगे। उसके पहले एक काम करता हूँ, मैं उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ताकि वहाँ पे वापस से जब बनेगा तो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं सेम ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अभी वापस फाइल में जाता हूँ, राइट टू स्टोरेज में जाता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर एक टिक है, राइट डाटा बीइंग एडिटेड, इसको आप अनटिक करेंगे। अनटिक करने के बाद आप यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से पाथ में वो प्रोग्राम जो है, जो भी कोई इसको छोड़ करके कोई दूसरा प्रोग्राम है, तो आप उसको बैकअप बनाना है। या तो ये मेथड आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से अगर कंफ्यूज है कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे पाथ भी ऐड कर सकते हैं। सेम पाथ को ऐड करना है तो भी कर सकते हैं, जो भी है इस तरीके से आप पाथ को वहाँ पे ऐड करके, बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे जो भी टिक करना है वो टिक करने के बाद में आप उसको ओके करेंगे तो सिमिलरली आपका बैकअप बन जाएगा। जैसे मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ, मैं प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका भी बैकअप बन गया। ठीक है,
तो ये आपका USB बैकअप तैयार हो गया। ठीक है, अभी अभी उसको आपको इंस्टॉल करना है आपके HMI में। तो आपको सबसे पहले उसका कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल को ओपन करने का तरीका ऐसा है कि किसी भी एक साइड में, मतलब लेफ्ट आइदर राइट, ये जो 20 mm का जो एरिया है कॉर्नर का, 20 mm का एरिया है, उधर आप इस तरीके से मोर देन 2 सेकेंड तक ऊपर टच करेंगे। देन नेक्स्ट में आप नीचे टच करेंगे, ऊपर 2 सेकेंड, देन नीचे। तो साइड में HMI के साइड में, HMI के राइट साइड में एक ऐसा टास्क बार खुल जाएगा। वहाँ पे आपको ये यहाँ आप देखेंगे तो मोड करके दिखेगा आपको। मोड जो है, मोड को आप टच करेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है। मोड को टच करेंगे तो जैसे मोड को टच करेंगे आपको ये वाला एक स्क्रीन खुल जाएगा जिसमें आप मेन मेनू सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, मेन मेनू है और उसके अंदर जो भी PLC कनेक्टेड है वो उसका डिटेल दिख रहा है। ओके, ये खुलने के बाद में आप अभी इसमें ध्यान देने वाली एक ये बात है कि अगर आपका वो पर्टिकुलर टच स्क्रीन पे अगर कोई बटन आपने कॉर्नर में बनाया है तो वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। आपको ऐसा ही कोई कोना चुनना पड़ेगा जहाँ पे दोनों कॉर्नर पे, ऊपर नीचे दोनों कॉर्नर पे कोई भी बटन ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बटन है वो 2 सेंटीमीटर के एरिया में, मतलब 20 mm के एरिया में है, तो आपको वो नहीं होने देगा। इसके लिए जैसे कि हमारा इंडेक्स पेज में हमारा कॉर्नर में कोई भी बटन नहीं होता है, आप वो पेज में जा करके इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मेन मेनू में आने के बाद आप मेन मेनू को जैसे टच करेंगे तो आपको ये इस तरीके से आपको एक पूरा मेनू आपको दिखेगा। यहाँ पे रन है, रन है, कम्युनिकेशन पैरामीटर है, SRAM क्लॉक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो एक रेड कलर का मैंने वो सर्कल रखा है, ओवल सर्कल। ठीक है, वो रेड कलर का वो रखा है, वो स्टोरेज मैनेजर का वो है, बटन है। तो आप वो स्टोरेज मैनेजर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। स्टोरेज ट्रांसफ़र का जो पेज है इस तरीके से खुलेगा आपको। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डाटा सिलेक्शन है। डाटा सिलेक्शन में हमको स्क्रीन डाटा ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए हम स्क्रीन डाटा सिलेक्ट करेंगे। और राइट साइड में आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र मेनू है। तो यहाँ पे एक आप देखेंगे तो डिस्प्ले के साइड में एरो है और स्टोरेज अदर साइड में है। दैट मीन्स कि स्टोरेज से डिस्प्ले, मतलब कि टच स्क्रीन में अगर भेजना है, डालना है, डाउनलोड करना है तो फर्स्ट वाला बटन है। और अगर अपलोड करना है तो इसी स्क्रीन से आप अपलोड करने के लिए भी अगर इस स्क्रीन पे आपका ऑलरेडी प्रोग्राम है, उसको अगर करना है तो उसके लिए सेकंड वाला बटन है, डिस्प्ले टू स्टोरेज। ठीक है, तो यहीं पे वो दोनों सिलेक्शन भी है। तो आपको अभी क्योंकि हमारा बैकअप हमने वो बनाया है, इसलिए हम यहाँ पे स्टोरेज टू डिस्प्ले वो वाला उस बटन को हम क्लिक करेंगे। तो उसके आगे आपको उस USB फाइल का डिटेल वगैरह सब मिलेगा। ये स्क्रीन का फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो मैनुअल में से निकाला है। तो
आपको उसमें पेन ड्राइव डिटेक्ट होगा और अंदर आपको वो जो DSP 000.bin फाइल था वो आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे आप नीचे साइड में एक देखेंगे तो आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, वो आप स्टार्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे और एक विंडो खुल जाता है। उसमें डाटा सिलेक्शन का इधर सेलेक्ट ऑल, स्क्रीन डाटा, ये सब आपको नज़र आएगा। तो उसमें आप सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करके, तो सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, स्क्रीन डाटा, फ़ॉन्ट डाटा और बाकी सब कुछ आ जाएगा। देन उसी के नीचे और एक बटन है स्टार्ट करके, वो स्टार्ट बटन आप प्रेस करेंगे तो वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको आपका सेटिंग के हिसाब से, आपने ऑलरेडी अगर अंदर रन का सेटिंग किया था तो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, और अगर नहीं रन हुआ तो आपको मेन मेनू स्क्रीन आ जाएगा। जो मेन मेनू स्क्रीन जो है सबसे पहले आपको दिखाया था वो मेन मेनू स्क्रीन है। ये वाली स्क्रीन आपको आ जाएगी जैसे ही आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट आपका रन नहीं हुआ तो यहाँ पे एक रन बटन है, रन बटन प्रेस करके आप उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। अभी इसमें और एक चीज़, ओके वो उसमें नेक्स्ट में जाता हूँ। अभी इसको USB बैकअप अपलोड और रीइंस्टॉल करने में किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? नो क्वेश्चन? सलमान भाई? नहीं सर, डन, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो इसको मैं यूज करता हूँ। अभी इसमें और एक कई बार आप लोग एरर देखा होगा, SRAM का एरर आता है, SRAM एरिया नॉट फॉर्मेटेड, ऐसा कुछ करके एक एरर आता है। उसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ क्योंकि वो कई बार आता रहता है, और नॉर्मली जब भी अगर आप डाउनलोड करते हैं तब वो कंपलसरी आता है, वो उसका मेमोरी स्पेस वगैरह कुछ फुल हो जाता है तो इस तरीके से आता है। तो ये यहाँ पे मैंने एक वीडियो रखा है, ठीक है। तो वीडियो ओपन हुआ आप लोग को? कृष्णा जी वीडियो ओपन हुआ? कृष्णा कुमार दिल्ली? ओके, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको दिखना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, जस्ट वहाँ पे, हाँ मैंने पॉज किया है वहाँ पे। यहाँ पे देखो, मैं प्ले करता हूँ तो ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेनू पे किस तरीके से जाना है उसका भी दिया है। ये उन्होंने इस बार दिखाया कि डायगोनल में प्रेस किया है, ठीक है। ये वाला नया वाला जो HMI है ना, अभी 6th वर्जन का जो भी आ रहा है,
उसमें इस तरीके से हो रहा है। TS 107 आई करके आता है, उसमें डायगोनल वो करते हैं वो लोग। हमारा जो पहले जो आता था उसमें हम वन साइड में ही प्रेस करते हैं। इसीलिए आपको जो मैनुअल है, मैनुअल में टच स्क्रीन का कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए वन साइड ही टच करने का दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें वो आपको डायगोनल में टच किया उसने तो मोड में आया, मोड में गया। मेन मेनू में जाने के बाद में वहीं पे SRAM क्लॉक करके दिखता है, उसमें जाने के बाद में यहाँ पे आपको फॉर्मेट एंड एग्जीक्यूट, फॉर्मेट करने के बाद तुरंत बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो वो SRAM फॉर्मेट हो जाएगा, तो आपको वो एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो आगे जाओ। अगला है मेरे पास लेंजे का कुछ ड्राइव सब अभी भी है, जो भी जोनल एरिया में जो लोग भी है उनको कई बार शायद इन सब का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें मोटर ट्यूनिंग बता रहा हूँ और ड्राइव से कैसे बैकअप। सब पिक्चर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है नहीं सर। अभी। एक डॉक्यूमेंट खोला हूँ, लेंजे करके दिख रहा है, आ रहा है? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं, डाटा लोडिंग HMI दिखा रहा है फ्यूजी का। तेरा बहुत स्लो है फिर। कृष्णा जी, कृष्णा आपको आ गया? अमित आपका नेट स्लो है। सर वाईफाई लगाया लिखा है रहे तो। वर्ड फाइल लिखा रहा है अभी तो। वाईफाई मत लगाओ, यूएसबी टेथरिंग यूज करो, फास्ट चलेगा। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लेंजे में जैसे हाँ, बैकअप अपलोड, मोटर ट्यूनिंग और ठीक है। तो जैसा कि सभी ड्राइव में कोई भी ड्राइव को ट्यूनिंग करना है तो मोटर डाटा जरूरी है, इसमें भी सेम मोटर डाटा आपको जरूरी। उसके पहले एक चीज़ है कि इसमें लेंजे में आपको रोटेटरी ट्यूनिंग नहीं होता है और इसलिए आपको ट्यूनिंग के टाइम पे मोटर रोटेट नहीं करेगा, लेकिन आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ बस कुछ आवाज़ आपको स्टार्ट हुआ है करके आपको एक्नॉलेज हो जाएगा कि वो स्टार्ट है करके। ठीक है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि बाकी ड्राइव्स का आपको आदत रहेगा तो आप शायद उस तरीके से इमेजिन करेंगे, तो इसमें वैसा नहीं है, मोटर रोटेट नहीं होता है। मोटर डाटा कोई भी ड्राइव के लिए आपको ट्यूनिंग करने के टाइम से पहले उस पर फीड करना ज़रूरी है, तो आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। ये जो सारे पैरामीटर दे रखे हैं 87, 88, 89, 90, 91, ये सारे पैरामीटर पे आपको मोटर डाटा के जो नेम प्लेट के हिसाब से जो भी उसका मोटर डाटा है आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। देन आपका ड्राइव ट्यूनिंग में जाने के लिए आपको ये वो स्टॉप मोड पे होना चाहिए, ड्राइव पहले स्टॉप मोड पे रहना है और आपको पैरामीटर नंबर 148 होता है उसके ऑटो ट्यूनिंग के लिए, ऑटो ट्यूनिंग इनेबल के लिए।
तो आपको 148 नंबर के पैरामीटर में आप जाएंगे और उसको कंफर्म करेंगे PRG बटन यूज करके। वो कंफर्म होने के बाद में आप इसमें आप जैसे स्टार्ट कमांड देंगे, आप यूजुअली जो मशीन में अगर लगा है तो आप जो स्टार्ट कमांड जैसे यूजुअली देते हैं उसी तरीके से आप स्टार्ट कमांड उसको दे सकते हैं स्टार्ट बटन से। और स्टार्ट कमांड देने के बाद वो आपको जो ग्रीन LED रहता है वो बहुत फास्टली ब्लिंक करना चालू करेगा और आपको आपके कीपैड डिस्प्ले पे आइडेंट रन करके दिखेगा। तो आइडेंट रन करके दिख रहा है मतलब कि आपका ट्यूनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ट्यूनिंग स्टार्ट हो गया है और जो भी पैरामीटर्स है वो मोटर स्टेटर रेजिस्टेंस है, चाहे रोटर रेजिस्टेंस है, मोटर लीकेज इंडक्टेंस है, ये सारा कुछ वो अपने पैरामीटर में सेव करता जाएगा। लगभग 1 से 2 मिनट तक वो चलता है, डिपेंड करता है कि आपका स्टार्ट कमांड देना या फिर मशीन का स्टार्ट बटन से स्टार्ट कमांड देना। मशीन का स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। तो बाकी की जो दूसरी मोटर है वो स्टार्ट होती है या वो नहीं होती है? हाँ, जैसे वो कि तो मेरा रोटो मशीन है, कॉमन, अनवाइंड में अगर मैं ट्यून मारना है तो बाकी हाँ की तो 4 मोटर भी कॉमन है स्टार्ट तो कमांड लेगी। स्टार्ट होगा वो भी, उनको घूमने देने का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका पेपर कट कर देने का, तो ये क्योंकि ये घूमेगा नहीं तो बाकी तोड़ने फाड़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट चलेगा वो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका रेटेड मोटर पावर कितना है, उसके हिसाब से उतना टाइम लेगा। आइडेंटिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका ट्यूनिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आपका नॉर्मल जैसे ग्रीन LED नॉर्मल ब्लिंकिंग करता है स्टेडी मोड पे। जब मशीन खड़ी रहती है तो आपका ग्रीन LED एक फ्रीक्वेंट टाइम के ऊपर ब्लिंक करता है तो वो नॉर्मल ब्लिंकिंग करना चालू करेगा, तो ऑटोमेटिक वो स्टॉप मोड में चला जाएगा। फिर बाद में आप आपका स्टॉप कमांड आप दे सकते हैं, स्टॉप कमांड दे देना। स्टॉप कमांड के बाद में पैरामीटर नंबर 3 पे आपको उसको ट्यून किया हुआ वैल्यू को आपको सेव करना रहता है, तो वो आप पैरामीटर नंबर 3 पे सेव करने का। अभी आगे अभी उसको सेव कैसा करना है वो सभी का प्रोसीजर यहाँ पे आगे मैं बताने वाला हूँ। ये आपको कीपैड दिख रहा होगा, इसमें 4-5 बटन होते हैं। एक शिफ्ट है, प्रोग्राम है, स्टॉप, रन, अप डाउन, लेफ्ट राइट एरो, ये है। यहाँ पे जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैंने बताया है आपको कि कीपैड में और ये कीपैड यूनिवर्सल है, किसी भी ड्राइव पे आप डाल सकते हैं। मतलब डेंजे का 82 सीरीज और 93 सीरीज के कोई भी ड्राइव में आप ये कीपैड को यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए ये यूज होता है। ओके, तो PRG बटन को एक बार प्रेस करेंगे, देन लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपको यूजर मेनू नज़र आएगा, यूजर मेनू लिखा हुआ नज़र आएगा कीपैड में। फिर वहाँ से आप अप डाउन बटन दबा करके डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट रहेगा, उसमें जाने के लिए आपको नेविगेशन अप डाउन से है। तो कोड लिस्ट मिलेगा आपको, या फिर आपको
फास्ट नेविगेशन जाके, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे ही ये पैरामीटर है, तो आप कोड लिस्ट थ्रू से भी जा सकते हैं, या फिर आगे आपको जैसे आप बटन आप प्रेस करेंगे आगे जाएंगे तो आपको एक लोड स्टोर करके भी आएगा, वहाँ पे स्टोर करना और लोड करने का पैरामीटर केवल अवेलेबल रहेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसे। तो इस तरीके से आप कोड लिस्ट में पैरामीटर नंबर 3 में जाने के लिए या तो कोड लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या तो लोड स्टोर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आप कोड लिस्ट में सपोज आप गए करेंगे तो कोड लिस्ट के अंदर आप एंटर करेंगे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जो कोड आता है 0002 आता है वो मिलेगा। आप अप एरो दबा करके आप 3 नंबर पैरामीटर पे जा सकते हैं। 3 नंबर, और वहाँ पे आपको नीचे लिख के भी दिखेगा कि कोड 2 नंबर किसके लिए है, कोड 3 नंबर किसके लिए है, नीचे आपको लिखा हुआ आएगा। तो कोड 3 में आपको पैरामीटर सेव करके है तो शॉर्ट पे लिखा रहेगा PAR सेव, पैर सेव, इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा वो। तो पैर सेव में जाने के बाद, मतलब पैरामीटर नंबर 3 में जाने के बाद में, क्योंकि पैरामीटर नंबर 3 में हमको सेव करना है, हम PRG बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे मूव हो जाएगा, जहाँ पे आपको डिस्प्ले में 0 नज़र आएगा, 0 एंड देन सबसे बॉटम लाइन में आपको रेडी करके लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो एक बार और बटन प्रेस करेंगे अप एरो, आपको 1 चेंज हो जाएगा, देन नीचे लिख के आएगा सेव PS1। अभी इस पर्टिकुलर लेंजर ड्राइव में हमारे पास 4 लोकेशन होते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम को सेव करते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए उसको जैसे हमारा लेंजे में हमने देखा, लेंजे बोल रहा हूँ, सीमेंस में हम देख रहे थे कि 2 अलग अलग प्रोग्राम आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको कॉल कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से इसमें भी आप अलग अलग प्रोग्राम सेव कर सकते हैं, या अगर एक ही प्रोग्राम है तो हम ये सारे PS में जो PS1, PS2, PS3, PS4 जो दिख रहा है, ये सारे PS पे हम उस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी हमें अगर पर्टिकुलर एक प्रोग्राम जो चल रहा है वो कभी प्रॉब्लम करता है तो हमें दूसरे PS में जो सेव किए हुए प्रोग्राम वो काम में आते हैं। इसके लिए सभी लोकेशन पे हम उसको सेव करते हैं 1 बाय 1 जा करके। तो जैसा मैंने बताया कि 1 प्रेस, एक बार आप प्रेस करेंगे तो 1 आएगा, सेव PS1 दिखेगा आपको, देन शिफ्ट और PRG को एक साथ दबाएंगे तो आपको डिस्प्ले में ओके लिखा हुआ नज़र आएगा। दैट मीन्स कि आपको PS1 में आपका ये प्रोग्राम सेव हो गया। सेम और एक बार आप प्रेस करेंगे तो आपको 2 में जाएगा, दैट मीन्स कि सेव PS2, और वहाँ पर भी आपको उसको सेव करने के लिए शिफ्ट एंड PRG एक साथ दबाना है। सिमिलरली 3 और 4 के लिए भी सेम है। तो उसी तरीके से आप अब जाके उसमें 4 लोकेशन है, तो ये PS4 तक आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद PRG बटन को आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आप पर्टिकुलर 3 नंबर पैरामीटर पे आप अंदर गए हुए थे तो वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं और पैरामीटर लेवल पे आप आ जाएंगे, कोड लेवल पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो ये है। अभी इसी में आगे है कि हमें लोडिंग करना है, तो ठीक है, कई बार ये पर्टिकुलर एक जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो अगर करप्ट हो गया, चाहे कुछ हो गया, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम आ गया,
तो यूजुअली हम जब प्रोग्रामिंग में जो चलाते हैं तो PS1 वाले प्रोग्राम को हम रन करते हैं। PS1 वाला प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट रन कराते हैं। तो कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि वो PS1 वाला जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो चुका होता है। तो हमें PS2 प्रोग्राम या तो PS3 PS4 हमारा सेफ है तो हम उसको लोड कर सकते हैं। तो उसको लोड करने के लिए का प्रोसीजर यहाँ पे है, सिमिलर प्रोसीजर है, लेकिन ये आपको सेकेंड नंबर कोड नंबर 2 से आप उसको लोड कर सकते हैं। कोड नंबर 3 हमारा सेव करने का था और पैरामीटर लोड करने का पैरामीटर हमारा कोड नंबर 2 है। सेम है, PRG एक बार प्रेस करेंगे, देन लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, आपको यूजर मेनू दिखेगा। अप बटन प्रेस करेंगे, कोड लिस्ट आ जाएगा, या फिर आप ऐसे ही आप प्रेस करेंगे आगे तो आपको लोड स्टोर नज़र आएगा। लोड स्टोर से भी आप जा सकते हैं या तो फिर कोड लिस्ट से भी जा सकते हैं। तो कोड जहाँ से भी आपको जाना है पर्टिकुलर लोड स्टोर तो लोड स्टोर, वहाँ पे आने के बाद में आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। देन आपको कोड नंबर 002 नज़र आएगा और अब उस पर जो भी है ये लोड करना है उसके लिए आप अंदर जाना है तो आप PRG बटन प्रेस करेंगे तो आपको 0 नज़र आएगा लोड डिफ़ॉल्ट करके, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लोड हो चुका हुआ रहेगा, इसके लिए आपको 0 ही दिखेगा। ओके, तो अभी अगर आपको दूसरे PS का जो भी है लोड करना है तो यहाँ पे उसका आगे प्रोसेस मैंने दिखाया, सेम प्रोसेस है। आप एरो प्रेस करेंगे तो 1 आएगा लोड PS1, फिर आप प्रेस करेंगे तो 2 आएगा लोड PS2। तो आप अगला जो भी PS2 PS3 PS4 इनमें से कोई भी PST को आप सिमिलर प्रोसेस से लोड कर सकते हैं। 2 में सेलेक्ट करके अगर आप लोड करना है तो शिफ्ट और PRG एक साथ दबाएंगे तो वो ओके डिस्प्ले करेगा और वो आपको लोड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप PS3 को भी कर सकते हैं, PS4 को भी कर सकते हैं। और जब ये ओके आएगा उसी टाइम पे आपको ऊपर लोड होने का जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम चलता है वो, तो उस टाइम पे आपको जैसा मैंने कीपैड पे दिखाया था ऊपर एक कुछ डिस्प्ले आता है। सबसे ऊपर वाले लाइन पे आपको रेडी है, IMP है, IMAX है, MX है, फेल है, ये सारे डिस्प्ले होते हैं ऊपर वाले लाइन पे। लेकिन नॉर्मल टाइम पे आपको रेडी और IMP डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही आप शिफ्ट और PRG बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो रेडी वाला जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि पैरामीटर आपका लोड होना चालू हो गया है। और जैसे पैरामीटर सेट लोड हो जाएगा और रेडी फिर से डिस्प्ले करने लगेगा। दैट मीन्स कि आपका लोडिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो भी है आप इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर पैरामीटर से निकल के वापस से निकलने के लिए PRG 2 बार प्रेस करेंगे तो कोड नंबर 2 के अंदर आप गए थे वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। देन आप अप बटन प्रेस करके आप 3 में जा करके जिस तरीके से ऊपर मैंने बताया कि 3 नंबर पे पैरामीटर सेव करने का फंक्शन है, आप सभी PS पे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी इस कीपैड से हमें
प्रोग्राम अपलोड करना है तो ये अपलोड करने का मतलब कि सेव करने का प्रोसेस है। सेव मीन्स हमारे कीपैड में हम सेव करेंगे और उसके लिए हमारा पैरामीटर नंबर 3 होता है। पैरामीटर 3 में हम पर्टिकुलर ड्राइव में जो भी प्रोग्राम है उसे हम अपलोड कर सकते हैं उस कीपैड पे। सेम प्रोसेस है जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि पैरामीटर में किस तरीके से जाना है। यहाँ पे हमें 3rd नंबर पैरामीटर पे जाना है। 3rd नंबर पैरामीटर पे हमने पहले के उसमें देखा कि हम 4 तक गए थे सेव करने के लिए। 4 तक गए थे और हमने 4 तक PS4 सेव किया था। यहाँ पे एक स्टेप आगे जाना है। 4 के बाद और एक बार आप अप एरो प्रेस करेंगे तो आपको 11 आएगा। 11 के अंदर आप देखेंगे कि लिखा हुआ रहेगा कि सेव एक्सटर्न। सेव एक्सटर्न मतलब कि एक्सटर्नल मॉड्यूल पे सेव करना। तो 11 में आने के बाद में शिफ्ट और PRG आप एक साथ प्रेस करेंगे तो वो उसके ऊपर कीपैड के ऊपर लोड करेगा और उस टाइम पे आपको आपका डिस्प्ले पे आपको BG दिखेगा। BG दिखेगा और इस BG के दौरान ये BG का कुछ 1 मिनट के आसपास रहेगा। आपका 1 से 2 मिनट तक BG रहेगा। तो इस दौरान वो ड्राइव के अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको वो आपके कीपैड पे कॉपी करता है। और सेम दूसरा भी देखना है तो आपको वो जो रेडी वाला जो इंडिकेशन है वो जैसे ही आप शिफ्ट एंड PRG एक साथ दबाएंगे रेडी बंद हो जाएगा और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा रेडी वापस से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपने अपलोडिंग कीपैड के अंदर आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको कीपैड के अंदर कोई प्रोग्राम आपने अपलोड कर लिया है तो आप यही प्रोग्राम को किसी भी दूसरे ड्राइव पे भी सिमिलरली लोड भी कर सकते हैं। तो लोड करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि लोड करने के लिए हमारा 2nd नंबर का पैरामीटर है। जो हमने पहले के प्रोसेस में देखा उसमें हमने इतना देखा कि जितने भी ड्राइव के अंदर जो PS है, PS सेविंग लोकेशन है, पैरामीटर सेविंग लोकेशंस है, हमने वहाँ से लोड किया था। लोड करने का प्रोसेस बताया था। तो सेव हमने PS 1 2 3 4 तक हमने सेव किया था। 4 लोकेशन थे। तो लोड करने के लिए भी हमें ड्राइव के अंदर से वो 4 लोकेशन मिलते हैं। तो वो ड्राइव के लोकेशन थे। अभी हम यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब जो हमने कीपैड पे जो हमने सेव किया था उससे लोड करेंगे। तो उसे लोड करने के लिए सेम पैरामीटर नंबर 2 में जाके जो हमने PS4 तक किया था उसके बाद में आप प्रेस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। आपको 20 पे जाना है। ठीक है, 20 पे जाना है। 20 पे आपको डिस्प्ले होगा EXT एरो करके EPROM, EXT EPROM इस तरीके से रहेगा। मतलब कि एक्सटर्नल टू EPROM। दैट मीन्स कि एक्सटर्नल किसी मॉड्यूल में आपके पास बैकअप है उसको अपलोड करना है। तो ये फंक्शन आपको 20 नंबर के उस पर मिलेगा। पैरामीटर नंबर 2 के 20 पे वहाँ पे आपको ये सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद में आप लोड स्टार्ट करने के लिए सेम शिफ्ट एंड PRG एक साथ दबाएंगे तो वो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए भी सिमिलर स्टेटस है। रेडी लाइट आपका रेडी डिस्प्ले बंद हो जाएगा और BG दिखने लगेगा। ये भी कुछ 1-2 मिनट तक चलेगा।
और जब बीजी बंद हो जाएगा और रेडी आपको डिस्प्ले हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम लोड हो गया। तभी प्रोग्राम लोड होने के बाद में सिमिलर प्रोसेस जैसा पिछले वाले में हमने किया था, लोड करने के बाद में पैरामीटर नंबर 3 पे जाके उसको सभी पीएस लोकेशन पे हम सेव करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट है कि कभी भी इस तरीके का कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसा लोडिंग कर रहे हैं, स्पेशली लोडिंग करने के बाद में आपको पावर ऑन ऑफ कंपलसरी है, पावर ऑन ऑफ उसके बाद आपको करना रहेगा। ठीक है, तो अभी इस रिगार्डिंग किसी को पूछना है? प्रोग्राम डाउनलोड अपलोड हो गया कीपैड से और सेव करना हो गया, लोड करना हो गया। नहीं, G120 में जैसा बताया था इनकोडर बाईपास करने का, उसी तरीके से इसमें भी इनकोडर बाईपास करने के लिए हमारे पास पैरामीटर नंबर 25 है। अगर वो इनलाइन रहेगा तो पैरामीटर नंबर 25 के अंदर आपको 100 सेटिंग मिलेगा। दैट मीन्स कि TTL लेवल एट X8 यह आपको सेटिंग मिलेगा। तो उसको बाईपास करना होगा तो आपको वहाँ पे 25 के अंदर में 1 करना है। 1 आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने आगे दिखाया किस तरीके से उसको उसमें जाना है और सेट करना है। सेम आपको 25 में जाके शिफ्ट 1 करके शिफ्ट PRG प्रेस करेंगे तो वो आपको एंटर हो जाएगा। और क्योंकि आपने यहाँ पे पैरामीटर चेंज किया है तो आपको सेव करना रहेगा। इसके लिए आप वापस से वो जो पैरामीटर सेव वाला जो फंक्शन है पैरामीटर नंबर 3 पे जाएंगे। उस पे जाने के लिए आपको 25 में से निकलना पड़ेगा। तो 2 बार PRG प्रेस करेंगे तो आप कोड लेवल पे आ जाएंगे। तो वहाँ से आप डाउन बटन दबा करके आप पैरामीटर नंबर 3 पे आके आप PS 1 2 3 4 सभी पे आप एक बार सेव कर देंगे। और जैसा और यहाँ पे क्योंकि एनकोडर का चेंज है, एनकोडर के लिए हमने चेंज किया है, ये मेजर चेंज में काउंट होता है। तो इसके लिए आपको आपका ड्राइव को रिस्टार्ट करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ओके। किसी को कोई सवाल? हेलो। ये जो लेंजे में सर PS1 PS2 PS3 PS4 4 स्लॉट रहता है, इसमें क्या पैरामीटर डिवाइडेड रहता है क्या? मतलब 0 से 100 तक PS1 नहीं नहीं में नहीं बाकी नहीं 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 नहीं, जैसे G120 में तो एक ही बार होता है। सेव करता है तो सारा पैरामीटर हो जाता है। हाँ, वो उसमें एक ही लोकेशन है। यहाँ पे ये सेविंग लोकेशन है, ओके। मतलब सेविंग लोकेशन है। और इसको अगर प्रोग्रामिंग लेवल पे आप यूज करते हैं तो उसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पैरामीटर सेविंग लोकेशन नहीं बोलेंगे, पैरामीटर सेट बोलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम एक ही प्रोग्राम चलाते हैं तो हम सभी में सेव कर देते हैं ताकि
कभी भी हमें उसको वापस से लोड करना पड़ेगा तो हम कोई भी लोकेशन का PS1 छोड़ करके कोई भी लोकेशन का हम यूज करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम सेट है, पैरामीटर सेट हमारे पास है, ऐसा करते हैं। इसीलिए हम चारों लोकेशन पे सेव करते हैं। अदरवाइज कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग ये चलाते हैं ना, इंस्पेक्शन मशीन चलाते हैं, इंस्पेक्शन मशीन चलाते हैं, उसमें हम लोग रिवाइंडर को ही वेस्ट रिवाइंडर के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वेस्ट रिवाइंडर के लिए मोटर का साइज अलग हो गया, और तो बाकी जैसा आपका सीमेंस में आपने देखा ना, DDS सेलेक्ट करते हैं, DDS 0 और 1 है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिफरेंट पैरामीटर सेट पे आप वो सेव कर सकते हैं। वेस्ट रिमाइंडर का प्रोग्राम आप सपोज करो कि PS3 पे आपने सेव कर लिया, और नॉर्मल रिमाइंडर का आपने PS1 पे सेव कर लिया, तो इस तरीके से भी इसका यूज होता है। तो वो प्रोग्रामिंग से आप उसको कॉल कर सकते हैं। वेस्ट रिमाइंडर सिलेक्शन हुआ तो PS3 लोड होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यूँ समझो कि वो सीमेंस में आपको DDS 0 और 1 दो ही लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 लोकेशन है। ठीक है, 4 सेट ऑफ पैरामीटर आप रख सकते हैं। ओके, और जैसा अभी ये दूसरे लोकेशन में सेव करने का बेनिफिट ये भी होता है कि पहला जो यूज हो रहा है वो पैरामीटर अगर करप्ट हो गया तो आप इस लोकेशन से उसको लोड कर देंगे। सीमेंस पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हमने केवल एक ही लोकेशन पे सेव किया है, वो प्रोग्राम गया तो गया। तो हमें इसीलिए जो हमने कल बताया कि सॉफ्टवेयर भेजो और ये भेजो भेजो प्रोग्राम भेजो, ऐसे करके फिर वहाँ पे लोड करो। तो यहाँ पे वो चीज़, वो प्रैक्टिस थोड़ा सा बच जाता है, और इस तरीके से हम कोई भी दूसरे लोकेशन के सेट को, पैरामीटर सेट को हम लोड करके मशीन चालू कर सकते हैं कीपैड के थ्रू। क्लियर? ओके ओके ओके। Anyone else? No. So this is it. We'll move to ऐसा HMI। हमारे पास कुछ HMIs है, किसी किसी कस्टमर के पास ऐसा HMI है हमारे पास, तो उसका भी USB बैकअप सॉफ्टवेयर से और इन सब से वो उसका एक डेमो देता हूँ। अभी इसमें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी आप बैकअप बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर से अगर बैकअप बनाना है तो मैं जस्ट एक बैकअप ओपन करता हूं और उसमें से मैं दिखाता हूं। उसके इंस्ट्रक्शंस मैंने इस वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी रखे हैं, तो वो भी मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, कि प्रोग्राम से ही डेमो दिखा देता हूं। इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। आप कोई भी एक अपना जो प्रोजेक्ट होगा वो खोलेंगे, खोल के ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखोगे कि दिख रहा है, मैं
प्रोग्राम बैकअप खोला हूँ। ओके, उसके ईसा पॉलीमेथ का जो सॉफ्टवेयर है उसमें टूल्स आएगा। टूल्स से टूल्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको डाउनलोडर यूटिलिटीज नज़र आएगा। डाउनलोडर यूटिलिटीज के अंदर में जाएंगे तो आपको बैकअप रिस्टोर मिलेगा। ठीक है, बैकअप रिस्टोर मिलेगा। बैकअप रिस्टोर के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक विंडो पॉपअप होगा जिसमें आपको पॉलीमेथ के जो भी मॉडल आते हैं उनका कुछ पैनल फैमिली दिखेगा आपको। उसमें वीटी का अलग से है, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, आईटी फैमिली का है, एससी फैमिली का है, आपका जो मॉडल है आईटी फैमिली का है कि एससी फैमिली का है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, आइदर वीटी, आइदर आईटी, एससी या पीसी। आईटी, एससी और पीसी वो एक ही फैमिली के अंदर आ रहा है, इसके लिए उसका सिलेक्शन एक ही है। ठीक है, तो उसके अंदर जाएंगे तो उसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बैकअप लेने का दो तीन वो दिखा रहा है, दो तरीका दिखा रहा है। ऊपर वाला जो है वो बैकअप आप डायरेक्ट HMI से बैकअप लेते हैं, उसके लिए है। मतलब कि HMI से भी अगर आपको बैकअप लेना होगा तो HMI पे कनेक्ट करके ये जो सॉफ्टवेयर ओपन करके टूल्स के अंदर जा करके आप ये बैकअप आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपको रीडेबल नहीं होगा। वो जस्ट एक बैकअप रहेगा कि कभी भी आप उसको इनकेस कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको लोड करने के लिए आपको काम आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर से भी पॉसिबल है, इस तरीके से वो फाइल अलग बनता है। तो उसी के नीचे सेकंड में आपको दिखता होगा बैकअप पैनल फॉर्मेट ओनली ऑफलाइन। तो ये ओनली ऑफलाइन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू से यूएसबी बैकअप बना के देगा। नीचे आप देख रहे हो कि प्रोजेक्ट है, रन टाइम है। तो प्रोजेक्ट और रन टाइम में आपको टिक करना है और नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन भी पूछेगा। ये ऑफलाइन में कंपलसरी आपको पूछेगा कि आपको कौन से वाले का लेना है, इसलिए यहाँ पे आपको हमने प्रोजेक्ट में जो खोला हुआ है वो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है IT110, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव करके दिख रहा है, वहाँ पे फाइल नेम है। यहाँ पे ब्राउज का बटन है, ब्राउज में जाएंगे और मैं पेन ड्राइव को ही लेता हूँ। और यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको जो भी नाम है, नाम आप सेव कर सकते हैं, फाइल नेम अपना दे सकते हैं। तो आपके ड्राइव के अंदर भी आप उसको आपके पैनल के पीसी के अंदर कहीं पर भी सेव कर सकते हैं या फिर आप पेन ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। तो वो मैं जस्ट एक नाम दे देता हूँ 1 2 3। तो अब यहाँ पे ये लोकेशन को आपने फाइनल कर दिया, देन आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको यहाँ पे फिर से एक बार वो दिखाएगा ये पाथ। फिर आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे अपना प्रोसीजर कंपाइल करने का और बैकअप बनाने का प्रोसेस यहाँ पे आपको इस विंडो के अंदर चालू होते हुए दिखेगा। लास्ट में आपको लिख के दिखेगा ऑफलाइन बैकअप ऑफ फाइल्स कंप्लीटेड। देन आपको वो जैसे ही आएगा यहाँ पे फिनिश का बटन आपको हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आप फिनिश किया, आपका बैकअप रेडी हो गया।
लेकिन वो इस तरीके से बनता है। इसका EBK फाइल बोलते हैं। इसका मैंने डॉक्यूमेंट में भी आपको बना के रखा है, किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो इसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, अब ये बैकअप बन चुका है हमारा USB बैकअप। ठीक है, तो अभी इसको लोड करने के लिए सेम बाकी सब HMI में हमने जैसा किया था, USB में वो फाइल को आपको ले लेना है। USB आप HMI के पीछे आप इंसर्ट कर दीजिए। उसके कंट्रोल पैनल को आपको खोलना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल को खोलने के लिए इसमें मैं दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन इसका प्रोसेस होता है कि डायगोनल वे में आपको दोनों कॉर्नर पे टच करना होता है। तो एक रन टाइम खुलने के लिए आपको एक पासवर्ड पूछेगा। वो खुलने के बाद में आपको ये वाला पेज आ जाएगा जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे लिख के दिख रहा है आपको स्टार्ट इस एप्लीकेशन, डाउनलोडर कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल पैनल, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी बटन्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक दो यहाँ पे बैकअप करके दिख रहा है। तो बैकअप वाले जो आइकॉन है, बैकअप वाले आइकॉन पे आप प्रेस करेंगे तो बैकअप आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको ये विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, रिस्टोर का भी, और अगर पेन ड्राइव से आपको बैकअप बनाना है तो भी, पेन ड्राइव से बैकअप बनाना है तो भी आपको इसी तरीके से कंट्रोल पैनल खोल के यहाँ पे आएंगे आप, और बैकअप, यहाँ पे बैकअप सिलेक्टेड है तो बैकअप सिलेक्टेड है, और यहाँ पे एक रेड कलर का सर्कल देख रहे हैं, वो एक ब्राउज बटन है। मतलब कि आपको आपने USB जो डाला हुआ है वो USB को आपको डिटेक्ट, मतलब USB लोकेशन का पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो देने के लिए आपको यहाँ पे ये ब्राउज बटन है, अगर आप USB बैकअप ले रहे हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से विंडो खुलेगा। ये विंडो खुलेगा, उसमें से आप हार्ड डिस्क 2 करके आएगा। पेन ड्राइव कभी भी डालेंगे आप तो आपको वो हार्ड डिस्क 2 करके मिलेगा। तो हार्ड डिस्क 2 में आप जाएंगे, और एक जिस तरीके से मैंने अभी USB फाइल सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाने के लिए एक नाम दिया था, उसी तरीके से आप उसके अंदर नाम भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ही टाइप किया हूँ। ठीक है, वो टाइप करके आप एंटर कर देंगे तो वो लोकेशन उस पाथ में आ जाएगा। उसके बाद आपको बैकअप लेना है तो यहाँ पे रन टाइम, प्रोजेक्ट, ये सारे कुछ दिख रहे हैं। तो उसमें रन टाइम और प्रोजेक्ट को आप टिक करके नीचे आपको एक स्टार्ट बटन मिलेगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाया हूँ, तो वो आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर जो पाथ है आपने जो सेलेक्ट किया था उस पाथ पे वो सेव हो जाएगा, क्योंकि आपने USB का पाथ दिया था। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल गया, USB से कैसे बैकअप बनाना है HMI के थ्रू, और सॉफ्टवेयर के थ्रू USB बैकअप किस तरीके से बनाना है।
रिस्टोर के लिए सेम फंक्शन है। आई मीन कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल पैनल आपने ओपन कर लिया, उसके बाद में बैकअप में जाएंगे। बैकअप में जाएंगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बैकअप में टिक किया हुआ है, आपको उसके लिए रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर में टिक करना रहेगा। इस तरीके से रिस्टोर में जिस टिक करेंगे तो फिर से वही ब्राउज वाला जो बटन है, यहाँ पे वाइट कलर का पूरा आपको प्लेन एरिया दिख रहा है, उसके बाद में एक ब्राउज बटन दिख रहा है। ये ब्राउज बटन को क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलेगा। वहाँ से आपको हार्ड डिस्क 2 सेलेक्ट करना है। हार्ड डिस्क 2 सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने 123 नाम का एक बैकअप सेव किया था, तो वो 123 का बैकअप आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो वो 123 वाले बैकअप को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ये देखिए इस तरीके से आपको तो पाथ का वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको वो पाथ आ गया है, हार्ड डिस्क 2 का 123 EB के बैकअप पाथ आपको मिल गया है। तो यहाँ आप रन टाइम एंड प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके नीचे एक बटन दिख रहा है आपको, स्टार्ट रिस्टोर। स्टार्ट रिस्टोर को आप प्रेस करेंगे। उसके जस्ट नीचे एक आपको जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक आपको वार्निंग पूछेगा कि करना है कि नहीं करना है, आर यू वांट टू डू दिस और व्हाट, ऐसा करके। तो आपको ये यस करेंगे तो आपको ये बैकअप रिस्टोर होना चालू हो जाएगा। बैकअप रिस्टोर होना चालू हो जाएगा। और जस्ट उस स्टार्ट रिस्टोर वाला जो बटन था उसके नीचे आपको पूरा प्रोसेस दिखेगा कि प्रोसेसिंग है। और रिस्टोर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिस्टोर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। रिस्टोर कंप्लीटेड हो गया, दैट मीन्स कि आप इस विंडो से निकलने के लिए ऊपर आपको ओके बटन दिख रहा है, आप ओके प्रेस कर दीजिए। आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। देन इस कंट्रोल पैनल को बंद करने के लिए ऊपर क्रॉस मार्क है, उस क्रॉस मार्क को टिक करेंगे तो ये विंडो बंद हो जाएगा। देन आप फर्स्ट वाला जो स्क्रीन था जहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन और कंट्रोल पैनल, वहाँ पे आप आ जाएंगे। वहाँ से आपको स्टार्ट रन टाइम करके एक बटन है, स्टार्ट ईसा एप्लीकेशन, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप USB बैकअप HMI के थ्रू से बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू से बना सकते हैं और उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अभी अगर टच कैलिब्रेशन करना है तो कई बार हमारा टच बराबर से काम नहीं करता है, तो हमको टच कैलिब्रेशन करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। सिमिलरली जैसा कंट्रोल पैनल में पहले मैंने बताया कि आपको रन टाइम से निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए जो डायगोनल एरिया में टच स्क्रीन में आपको प्रेस करना रहता है 1 बाय 1, वो प्रोसेस से आप कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको, या फिर एक और है, अगर आप उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, कई बार टच रिस्पॉन्ड नहीं करता है,
कई बार अगर टच रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या तो फिर आपका टच गलत जगह पे टच एरिया शिफ्ट हो गया है। आई मीन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले एरिया में आप टच करते हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, या तो नीचे वाला एरिया रिस्पॉन्ड नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। वैसा केस में आप डायगोनली टच करेंगे तो आपको ये रन टाइम से आप निकलने का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो वैसे केस में आपको यूएसबी स्लॉट रहता ही है। पीसी का जो कीबोर्ड होगा वो आप ले करके शिफ्ट एंड एंटर करेंगे तो आपको ये सर्विस पेज आपको खुल जाएगा और यहाँ से आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल पैनल में आप आ सकते हैं और यहाँ पे आपको एक स्टाइलस करके दिख रहा है, मोबाइल जैसा एक आइकॉन दिख रहा है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। स्टाइलस वाला जैसे आप क्लिक करते हैं एक विंडो खुलेगा आपको, तो वहाँ पे रिकैलिब्रेट का बटन दिखेगा। रिकैलिब्रेट का बटन दिखेगा, वो रिकैलिब्रेट का बटन आप दबाएंगे तो एक प्लस मार्क आपको सेंटर में आके दिखेगा। तो उस प्लस मार्क को आप टच करेंगे तो वो अपना कैलिब्रेशन करेगा, देन ऑटोमेटिकली वहाँ से वो मूव हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सेंटर एरिया को कैलिब्रेट करेगा। कैलिब्रेट अगर उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो मूव करेगा नेक्स्ट किसी भी जगह पे। तो जैसा यहाँ पे सेकंड फोटो में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट टॉप साइड में वो मूव हो गया। इसी तरीके से आपको चारों कोने में वो मूव होता रहेगा। आपका खाली इतना ही काम रहेगा कि वो टच के सॉरी वो जो प्लस मार्क है वो प्लस मार्क के एकदम सेंटर पॉइंट पे आपको फिंगर रखना है, टच करना है। और इस तरीके से आपको चारों कोना करने के बाद में लास्ट में वो प्लस मार्क हट जाएगा, प्लस मार्क नहीं रहेगा, पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। और ऐसे में आपको टच स्क्रीन के अंदर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आएगा, कैलिब्रेशन सेटिंग इज बीन मेजर्ड, प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट द न्यू सेटिंग्स और प्रेस एस्केप टू कीप द। अगर आपने कीबोर्ड लगाया हुआ है और आपने एंटर और एस्केप बटन को आप यूज करते तो एस्केप करेंगे तो पुराना सेटिंग ले लेगा, एंटर करेंगे तो नया सेटिंग को ले लेगा। टच स्क्रीन के लिए आप जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा बीच में आप टच कर देंगे तो वो नया सेटिंग को एंटर ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार ये कैलिब्रेशन के टाइम पे अगर कैलिब्रेशन अगर आपका ज़्यादा ही ख़राब हो गया है तो आपको कंटिन्यूसली वो रोटेट करता रहेगा, तो ये एक ही साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। कल ही मैंने बड़ौदा में एक कस्टमर के साथ में ऐसा करवाया है, तो उसने बताया कि वो कम से कम 10 साइकिल वो फॉलो किया, 10 साइकिल्स, मतलब कि वो प्लस मार्क टच करने के बाद मूव ही हो रहा था। तो कई बार अगर कैलिब्रेशन सही पॉइंट पे नहीं आता है तो वो मूव करता रहेगा और उसी रिकैलिब्रेट के प्रोसीजर के होते हुए एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो भी पॉइंट है उसको अच्छी तरीके से कैलिब्रेट करेगा, तब जाके आपको ये जो लास्ट वाली जो स्क्रीन है वो आपको आएगी। और इस तरीके से आपका वो कैलिब्रेशन कंप्लीट होगा। तो टच कैलिब्रेशन आपका भी कंप्लीट हो गया। किसी को
सवाल? सर ये वीटी विन है ना, ईशा में वीटी विन सेम प्रोसीजर है उसका, सॉफ्टवेयर अलग रहता है ना, नहीं, दूसरा उसका HMI अलग रहता है ना ईशा में। BTHMI में ऐसा नहीं आता है। BTHMI का अलग है वो ऐसा कंट्रोल पैनल नहीं खुलता है, उसमें नहीं होता है वो कैलिब्रेशन, वो अलग ही है। बहुत रेयरली फिर भी करना पड़ा है, तो वैसा आपको कभी भी होता था तो हम लोग ईसा में ही भेजते थे। उस वाले मॉडल पे इतना सारा फैसिलिटी नहीं है। नहीं है, ओके। नहीं है, ठीक है। मतलब बैकअप किया तो फिर डालना, ऐसा ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते उससे? बैकअप दिया तो बैकअप अगर चले जाएगा वो HMI का दूसरा मॉडल का, तो इसमें हाँ ऑनलाइन सपोर्ट करके मतलब USB थ्रू कर हाँ सकते? हाँ हाँ, उसका भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट, नहीं नहीं, उसमें तो क्योंकि USB स्लॉट ही नहीं है ना, उसमें USB स्लॉट ही नहीं है, तो हाँ उसका वो नहीं, वो इसमें नहीं है। उसमें नहीं होता है। और MSP टाइप का केबल जिसमें यूज होता है, VT मॉडल पे नहीं है वो। ओके। ठीक है, उसको आपको इंस्टॉल करना है तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अच्छा, ठीक है, ओके सर। ओके। तो वेलू सर, वेलू सर है? हेलो। हाँ, आप हो सर? हाँ हो ना, हो गया क्या? हाँ, तो अभी मेरा टॉपिक खत्म हो गया। अभी मैं वेलू सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ कि वो पार्कर ड्राइव के रिलेटेड कुछ 2-4 पॉइंट, जैसा बाकी ड्राइव का हमने बताया था, प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड ट्यूनिंग, वो आपको वेलू सर आगे बताएंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैं अनशेयर कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वेलू सर आप आ सकते हो। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। अब आ रहा है क्या? एक्चुअली पार्कर पार्कर 690 प्लस ड्राइव्स जो है मोर मोर मोरलेस जो है ऑब्सोलेट होने लग गया है। हेलो हेलो। एसपी वाले हैं ना? हेलो। हाँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि नहीं, आप उनको लोग के प्रोजेक्ट्स में अभी, उनको पता होगा हाँ पार्कर। फिर भी ओके, पार्कर के बारे में अपने अपने इंजीनियर्स को थोड़ा हाँ जानकारी देना होगा। ओके, हाँ, ठीक है। मोरलेस जो है पंकज और सलीम को
के ड्राइव के बारे में पता है। हाँ तो एनीवे अगर मतलब ये 690 प्लस के बारे में जितना मुझे पता होगा उतना मैं एनी टाइम शेयर करने के लिए तैयार रहूंगा और गाइड करने के लिए तैयार रहूंगा ओवर फोन। ओके, तो कोई भी ड्राइव रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे कोई भी साइट पे, इफ दे हैव द ड्राइव बैकअप विद देम ऑन कीपैड, तो मैं मैटर ऑफ सम मिनट्स में जो है उसका पैरामीटर जो है डाउनलोड करके मशीन चालू कर पाएंगे, मतलब प्रोग्राम चालू कर पाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है इसका ड्राइव के बारे में जो है मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कीपैड आप ड्राइव के कीपैड सबने देखे होंगे पार्कर ड्राइव के, वो ऐसा रहता है। ओके, तो पहले जो है ऊपर एक एलसीडी डिस्प्ले रहता है जो वेलकम स्क्रीन बोला जाता है। तो उसमें ये पैरामीटर दिखता है। एज सुन एज यू पावर अप द ड्राइव इट विल शो यू these details. The top is AC motor drive, and bottom leftmost the rating of the drive, and at the middle it shows the voltage, applicable voltage, and the last one is the version. Okay, so the version is important when you are communicating the drive through laptop. Okay, तो जब कीपैड से डाल रहे हैं तो इसका वर्जन का जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है ये मेरा कर्सर दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है। तो ऑन द टॉप देयर आर 3 LEDs. The left mode is it's showing whether the drive is ready for running or not. Okay, and the right on the right side you may find 2 LEDs, one for SCQ and the other one is REF. This is the SCQ stands for sequence and REF stands for reference. So there are two possibilities. Means the drive functions based on two set of operations. One is sequence and the other one is reference. What is sequence? Sequence is the controls like control checkpoints, like giving command run, stop, forward, reverse, jog, emergency stop, like that. Okay, these are all sequences. And reference is simply a set point, speed set point, frequency set point. Okay, so when this 2 LED blinks, when these 2 LEDs is continuously on, that means it is in local mode. Okay, and on the left side you can see two arrows, top and bottom. Okay, which is used to scroll throughout the menu map or increase or decrease any particular value. E for E, it is like escape in computer. M, it is like like enter in a computer keyboard. Okay, so E is used to E is used to escape. M is to enter into particular location parameter, and then after pressing this M, the arrows will be used to increase or decrease the values. Okay, on the right side there is a PROG keypad button. Okay, which is a short key for toggling between the welcome menu and
any other menu, means it is swapping the parameters like, okay. And in the middle it shows two LEDs, one is left clockwise or counterclockwise, forward reverse, and the button is when this sorry, there is the button L oblique R, no, that is for selecting the drive operation, either local or remote. Okay, when it is selected in local, that means all the controls can be done from this keypad. Okay, if you are trying to control the drive through keypad, when the screen is showing reference within bracket remotes, in that case you cannot control it from keypads. Okay, तो इसके बीच में जो है वो L दिखना चाहिए, तभी आप एक कीपैड से कंट्रोल कर पाएंगे। नीचे जो है जो स्टे ऑन करने के लिए, ड्राइव को ऑन करने के लिए, और 0 जो है वो ऑफ करने के लिए, तो दोनों स्टेटस दिखाता है। ओके, ये कीपैड है, इसका फंक्शंस लाइक ऐसा है जैसा बताया आपको। ओके, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, और ये स्टॉप बटन जो है दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। वन इज टू स्टॉप द ड्राइव और टू रीसेट द अलार्म। ओके, देन दिस इज द मेनू मैप। इसमें क्या है, 4 लेवल का मेनूज रहता है। फर्स्ट वन इज द ऑपरेटर मेनू, डायग्नोस्टिक्स, क्विक सेटअप सिस्टम। तो अगर आप जब वेलकम मेनू आया उसमें M दबाए तो आपको ये पहला जो 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। इफ यू आर स्क्रोलिंग यूजिंग अप डाउन एरोस, ये मेनूज दिखाई देंगे। इसके अंदर अगर आपको पैरामीटर के अंदर जाना है तो सेटअप जब आपके डिस्प्ले में दिखेगा, उस टाइम पे अगर आप M दबाओगे तो मेनू लेवल 2 का जो जितने भी पैरामीटर्स है वो दिखाई देंगे, जो फंक्शन ब्लॉक्स है। ठीक है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स है ये मेनू लेवल 2। और उसके बाद में वापस अब सपोज आपको इनपुट्स एंड आउटपुट्स में मैं बोलता हूँ आपको कि डिजिटल इनपुट 1 ऑन ऑफ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखो, तो आपको ऐसा आना पड़ेगा, दिस इज डिजिटल इनपुट 1। ओके, तो पहले वेलकम स्क्रीन से M दबाएंगे तो ये 5 जो खुलेगा उसमें सेटअप जब आपके डिस्प्ले में दिखेगा तभी M दबाना है। M दबा के नीचे वाला एरो दबाते जाना है जब तक आपको इनपुट्स एंड आउटपुट्स नहीं दिखे। और जैसा इनपुट्स एंड आउटपुट दिखे वहाँ पे M दबाएंगे। M दबाने के बाद में आपको ये पूरे पैरामीटर्स खुलेंगे, एनालॉग इनपुट ऑप्शंस खुलेंगे, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट लाइक। तो जब डिजिटल इनपुट आपको सामने दिखेगा उस टाइम पे आप M दबाएंगे तो आपको ये डिजिटल इनपुट्स जितने भी उसके ड्राइव के जो अवेलेबल इनपुट्स है वो सभी इनपुट्स दिखने लगेंगे व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग डाउन। ओके, तो इनपुट 1 में आपको देखना है, तो इनपुट 1 जब दिखेगा तभी आप M दबाएंगे, देन यू विल बी एंटरिंग इनटू द डिजिटल इनपुट ब्लॉक। ओके, समझ में आ रहा है ये? हेलो हेलो, अनिल कोई है? हाँ सर, होते जाओ। अच्छा, आ गए क्या? है ना सर। ओके, तो दिस ये ऐसा मेनू पैरामीटर्स रहता है।
1 second. ಇಲ್ಲ ಆನಪ್ಪ ಚಾಟ್ ರೈಟರ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ हेलो आ रहा है सर। हाँ सॉरी एक्चुअली यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए ओके तो ऑटो ट्यूनिंग जो है सॉरी 1 सेकेंड नॉट ऑटो ट्यूनिंग देन अवेलेबल कंट्रोल्स अभी ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है हेलो हाँ सर आ रहा है। सेटअप ओपन लूप ड्राइव कौन सा स्क्रीन दिख रहा है अभी वो दिख रहा है ओके तो जब जो ये 690 प्लस ड्राइव जो है ड्राइव को आप 3 अलग अलग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं एक जो है V/F मोड ओपन लूप मोड और दूसरा सेंसरलेस वेक्टर और दूसरा क्लोज लूप में ओके तो इन फर्स्ट V/F मोड इट इज सिंपली लाइक our V20 ड्राइव नो फर्स्ट वर्जन लो लेवल का वैसा है तो आउटपुट वोल्टेज एंड पावर वो जो है सेट पॉइंट के हिसाब से ये ड्राइव जनरेट करेगा नो मैटर वेदर इट इज सफिशिएंट टू टेक द लोड और नॉट वो कंट्रोल नहीं करेगा तो V/F में जो है हम कोई भी आजकल के जो एप्लीकेशन जो है प्लेनली यूज नहीं कर सकते हैं 1 मिनट So another one, other mode is sensorless vector mode. इसमें जो है 690 plus drive can deliver 100% torque even at 0.1% of set point. Okay, तो इस हिसाब से जो है ये इससे सपोज ह्यूज लोड है तो उसको इनिशिएट कर मतलब उसको चलाने के लिए सेंसरलेस वेक्टर प्लसिंग जो है वो काम आएगा जबकि V/F मोड जो है वो काम नहीं आएगा तो आप लोग ने किसी एप्लीकेशन में या किसी भी ड्राइव के साथ में देखे होंगे कोई मशीन जब तक आपको सेट पॉइंट जो है कुछ 5 और 10% तक नहीं जाएगा तब तक आपके आउटपुट जो है घूमेगा नहीं और उसके बाद में 10 के ऊपर चला गया अचानक जो है वो 10 मतलब सपोज 15 चला गया तो उस टाइम पे 15 के प्रोपोर्शनल स्पीड पहुंच जाता है मतलब एकदम झटके से स्टार्ट होता है तो वो वैसा केस जो है इसमें V/F मोड में होएगा प्रॉब्लम लेकिन वेक्टर मोड में नहीं होएगा अभी वेक्टर मोड में भी क्या है वेक्टर मोड जो है टॉर्क डिलीवरी जो होता है वो इट इज बेस्ड ऑन द सप्लाई लोड डिमांड तो उस हिसाब से जो है ये टॉर्क कैलकुलेट करके कुछ करंट्स फेंकता है तो इसमें भी आपको फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है फाइन कंट्रोल के लिए अपने पास रह गया क्लोज लूप वेक्टर कंट्रोल तो इसमें क्या होता है जो ट्यूनिंग इसमें एक एनकोडर यूज करते हैं टू रीड द एक्चुअल रोटेशन ऑफ द शाफ्ट मोटर शाफ्ट
तो इससे जो है स्पीड कंट्रोल जो है परफेक्ट हो जाता है। उस हिसाब से ये टॉर्क को कम ज़्यादा करके मेंटेन करता है। तो ये 3 अवेलेबल मोड ऑफ ऑपरेशन है, और हर मोड के लिए जब जाएंगे तभी दिस सेट ऑफ पैरामीटर्स अपने को फीड करना होगा। क्लियर? हेलो? हाँ सर बोलिए। हाँ, तो ये जो B/H मोड है उसमें मोटर के ट्यूनिंग के कोई जरूरत नहीं है। ओनली पुटिंग लोडिंग द पैरामीटर्स, मोटर पैरामीटर इज सफिशिएंट। लेकिन वेक्टर मोड एंड क्लोज लूप मोड जो है, इन दोनों में जो है ट्यूनिंग की जरूरत पड़ते हैं। ट्यूनिंग जो है इसमें 2 टाइप्स ऑफ ट्यूनिंग है। एक जो है स्टेशनरी ट्यूनिंग और दूसरा रोटेटिंग ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग के टाइम पे क्या करता है, ड्राइव और मोटर जो है वो दोनों मतलब मोटर के जो ड्राइविंग पैरामीटर्स है, ड्राइविंग एंड टॉर्क जनरेटिंग पैरामीटर्स जो है उस सबको जो है ये ड्राइव रीड करता है by doing some by injecting some currents and giving some rotating command and taking feedback from the motor। तो उसके लिए जो है एक स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी टाइप रहता है, और दूसरा रोटेटिंग टाइप। तो ये जो लेफ्ट साइड में आप अगर मैनुअल देखेंगे तो ऑन द लेफ्ट साइड आपको हर फंक्शन ब्लॉक के रूट इसमें लिखा हुआ रहता है, MMI मेनू मैप बोल के। उसमें पहले आएगा सेटअप, तो सेटअप के अंदर आप M दबाएंगे, उसके बाद में मोटर कंट्रोल आने तक जो है आपको स्क्रॉल दबाना है, और मोटर कंट्रोल आ गया उसके बाद में M दबाना है। M दबाने के बाद में स्क्रॉल करते जाना है जब तक ऑटो ट्यून नहीं आएंगे। ऑटो ट्यून आ गया उसके बाद में M दबाएंगे, उसके बाद में नीचे वाला मतलब डाउन वाला एरो दबाएंगे तो एनेबल दिखाएगा। तो एनेबल में जब आपको दिखता है उस टाइम पे एंटर दबाएंगे विच इज M, तो आपको ट्रू और फॉल्स करके आएगा। ओके, तो फॉल्स रहेगा उसको ट्रू करना होगा ट्यून करने के लिए। उसके बाद में एक बार E दबाना है, एंड देन अगेन डाउनवर्ड्स मोड आएगा। मोड जब सामने दिखेगा तभी M दबाएंगे, तभी स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी करना है क्या रोटेटिंग करना है। जनरली वो स्टेशनरी रहेगा, तो उसको आप M दबा के ऊपर वाला एरो दबाएंगे, ऊपर और नीचे वाला एरो दबाएंगे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। तो ये दीज आर द पैरामीटर्स जो ड्यूरिंग रोटेटिंग ट्यूनिंग ड्राइव जो है रीड करता है। ओके, कृष्णा है क्या? कुछ ऐड करोगे इसमें? कौन पार्कर ड्राइव कौन हैंडल करता है अपने? 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग है, वेक्टर कंट्रोल एंड ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल एंड क्लोज लूप वेक्टर कंट्रोल। तो जनरली जो मशीनरी रहते हैं वो क्लोज लूप में सेटिंग किया हुआ रहता है। तो होता क्या है कि कोई कस्टमर के पास जो है स्पीड फीडबैक नहीं आने के कारण जो है वो पर्टिकुलर ड्राइव जो है वो सेक्शन जो है ऑपरेशन में नहीं रहता है। तो अपना इंजीनियर जाता है और जाके उसको चेक करता है, मालूम पड़ता है कि
वो फीडबैक नहीं आ रहा है एनकोडर के, और एनकोडर उनके पास नहीं है, बट दे हैव क्रिटिकल जॉब टू बी रन ऑन द मशीन। तो अभी एनकोडर अरेंज करते करते टाइम लगेगा, तब तक जो है मशीन को टेम्पररी चलाने के लिए हम वो ये ड्राइव को जो है क्लोज लूप से जो है ओपन लूप में ला सकते हैं वेक्टर कंट्रोल में। तो उस कंडीशन में जो है यूजिंग सेम दैट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स अपने को चला सकते हैं, इसमें ये पैरामीटर्स डाल के हम चला सकते हैं। ये लूप में जो है एनकोडर के पैरामीटर्स मांगेंगे नहीं और मशीन चल जाएगा। ओके, अच्छा, अभी आजकल ये ड्राइव जो है बहुत रेयर मिलता है, तो जब हम ड्राइव लेके गए कस्टमर के पास रिप्लेस करने के लिए, तो हमें इसमें पैरामीटर रिस्टोर करने के लिए पहले मैंने बताया पैरामीटर्स जो है प्रोग्राम जो है इट शुड बी स्टोर्ड इन कीपैड। तो बिफोर generally program has to be copied, program will be in the RAM EPROM, okay, it will उसको अगर कॉपी करके दूसरे ड्राइव में डालना है तो we have to save the parameters into the keypad। तो उसके लिए जो है ये पाथ है, पहले सिस्टम में जाना है, सेव कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उसके बाद में सेव कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन जो है दैट इज जो ड्राइव के अंदर प्रोग्राम है उसका दिखा रहा है। ओके, तो अपने को हमेशा जब भी पैरामीटर सेव करेंगे यहाँ तो करना ही करना है। अभी ऑपरेटर स्टेशन में करने के लिए जब आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन दिखता है उस टाइम पे नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ओपी स्टेशन करके दिखाएगा, सेव कॉन्फ़िगरेशन ओपी स्टेशन। उस टाइम पे एम दबाना है, एम दबाएंगे तो बोलेगा एप फॉर एक्शन करके ऊपर वाला एरो, तो ऊपर वाला एरो दबाएंगे तभी वो सेव करेगा ऑपरेटर स्टेशन में। अच्छा, बिफोर ट्राइंग टू save the program in keypad, you have to ensure on the back side of the keypad whether this keypad, because keypad will be similar to 605 series and 690 plus series drive. Okay, so you should not try to copy the parameters in a 605 series keypad, okay, which cannot store the program। ओके, तो आप जो है एक बार निकाल दोगे, मतलब आपको लगेगा कि सेविंग हो गया करके, फिर बाद में डालेंगे तो सेव मतलब उसमें प्रोग्राम आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा जो है ये सेविंग करने के पहले जो है यू हैव टू सी वेदर इट इज 690 प्लस और नॉट कीपैड। ओके, तो एक बार पैरामीटर सेव हो गया तो उसके बाद में आप उस कीबोर्ड को उठा के दूसरे ड्राइव में डाल सकते हैं, मतलब सेम एप्लीकेशन का दूसरे ड्राइव में डाल सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है रिस्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे सेम सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद में एम दबाएंगे और नीचे वाला एरो दबाएंगे, नीचे एरो ऊपर वाला, तो रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन तक। रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन आ गया तभी आप एम दबाएंगे, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे जब तक आपको रिस्टोर फ्रॉम ओपी करके नहीं आया, लोड फ्रॉम ओपी करके नहीं आए। तो जैसे लोड फ्रॉम ओपी आया वहां पे एम दबाएंगे, देन इट विल आस्क फॉर अप कमांड फॉर एक्शन। तो आप जैसे अप कमांड दबाएंगे तो प्रोग्राम जो है पूरा इसमें कॉपी हो जाएगा आपके नए ड्राइव में। किसी को समझ नहीं आया?
हेलो। हाँ सर सर कोई है ही नहीं लगता है इंजीनियर्स। नहीं सर, है सर, पूरे लोग हैं। है क्या? अच्छा। है सर। है। तो ये मेजर है कि मतलब प्रोग्राम जो है कीपैड से डालने का। बाकी जो है डायग्नोस्टिक्स जो है आपको सेकंड लेवल में ही आपको दिखेगा, जिससे यू कैन रीड सेट ऑफ पैरामीटर डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि स्पीड डिमांड है, टॉर्क कितने हैं, ओके, स्पीड फीडबैक, आरपीएम भी यहाँ पे देख सकते हैं, और कितना फ्रीक्वेंसी में चल रहा है ड्राइव वगैरह वगैरह, सभी पैरामीटर्स, क्रिटिकल पैरामीटर्स के डायग्नोस कर सकते हैं यहाँ से। ओके, टर्मिनल वोल्टेज, और इसमें मतलब लिस्ट ऑफ ट्रिप्स है, उसके सॉल्यूशंस भी है, तो उसको आप पढ़ते ही आपको मालूम पड़ जाएगा उसका क्या सॉल्यूशन है करके। और एसपी अल्ट्राफ्लेक्स के मशीनों में कम्युनिकेशन मॉड्यूल यूज करते RS-485 का। तो उसमें जो है उसके पीछे दो स्विच रहता है। तो जनरली क्या होता है, मेंटेनेंस वाले जो है सामने से स्विच दिखता है तो उसको वो कुछ भी सेटिंग करके देखता है विदाउट एनी बेस। तो जब भी आप लोग उधर जाएंगे इसके रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड के प्रॉब्लम अटेंड करने, तो पहले ये स्विच के बारे में ध्यान देना है। कुछ स्विचेस रहता है, ठीक है? तो उसमें दो स्विच रहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे तो 2 वायर है क्या 4 वायर है? तो मतलब 2 वायर होंगे तो 3 वायर रहेगा जनरली। मतलब एक जो है शील्ड रहता है इसके लिए, तो वो केस में वो 2 वायर है, तो आपको ये स्विच ऑन रखना है, तो स्विच 1 को, ओके, अदरवाइज ऑफ रखना है, 4 वायर का है तो। और जो एंड डिवाइस रहेगा इन द लूप, उसको जो है स्विच 2 को भी ऑन रखना है। बस इतना ही है। और कोई डाउट है तो बताओ, तो मैं बोल पाऊंगा। हेलो, नहीं अनिल सर भाई, मेरे को डाउट। अंकित भाई, हेलो।